हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग वीकेंड में आ चुके हैं। बिल्कुल सैटरडे है, 22 जुलाई का डेली करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए बिल्कुल शुरू करेंगे। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स क्या हो सके, कनेक्ट हो सके और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट किया जा सके, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके डियर। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए डियर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सकें। ठीक है डियर, तो चलिए तब तक आप लोग लिंक शेयर करिए फटाफट से। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 22 जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट यानी हमारा दोहा क्या कहने वाला है। तो चलते हैं। फर्स्ट इज बिल्कुल क्लियर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बहुत ही पॉपुलर दोहा है डियर, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। बोला गया है कबीरदास जी के द्वारा कि निंदक जो होते हैं, जो निंदा करते हैं, उनको अपने पास रखिए। ठीक है, उनको अपने पास रखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। निंदक जितने हमारे पास होते हैं, ये बिना पानी और बिना साबुन के हमको निर्मल करते हैं, हमको साफ करते हैं। बिल्कुल डियर, जब हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हमारी निंदा होती है तो वो हमारी इंप्रूवमेंट का काम करता है। अगर कोई भी हमारी निंदा कर रहा है तो हम अपने आप पर सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमसे कहां पर गलती हुई है, कहां पर फॉल्ट हुई है। अगर निंदक नहीं होंगे, निंदा हमारी नहीं होगी, है ना, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमें क्या कमियां हैं, हम कैसे अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे? क्योंकि कई बार होता है हमें खुद को अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं। तो यही कबीरदास जी ने बोला है कि भाई निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो बिल्कुल डियर, वीकेंड बिल्कुल सैटरडे का दिन है, हम लोग वीकेंड पे आ चुके हैं। कल वीकली करंट अफेयर्स होगा, रिवीजन करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल कल जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज बिल्कुल आप कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए हम वीकेंड पे 22 जुलाई के न्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, इसी दोहे के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और लिंक फिर से एक बार अगर आपने शेयर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं शेयर किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है डियर, चलिए फर्स्ट इज बात करें डियर जो भी न्यू ईयर है, तो मैं आपको बता दूं डियर, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में हम कैसे क्या डिस्कशन करते हैं डियर, पहले हम लोग टॉप 10 न्यूज का एक टारगेट रखते हैं, अप्रॉक्स 10, कभी 10 से 12 भी हो जाती है, कभी आपकी 8 से 9 न्यूज भी डिस्कस करते हैं। लेंदी न्यूज है अगर कोई तो ऐसा कम भी कर देते हैं, तो एक क्राइटेरिया रखकर चलते हैं 10 न्यूज का। ठीक है डियर, वो डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में कंपाइल्ड फैक्ट देखते हैं या फिर स्टैटिक जीके का पार्ट डिस्कस होता है। देन हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जो लास्ट डेज के न्यूज रही होती हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्विज विनर की तरफ कि हमारा कौन विनर है, और टुडे क्विज क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा पूरा कंपाइलेशन रहता है, ये हमारा पूरा कंपाइल्ड सेशन इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल जो भी न्यूज रहती हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, जिससे हम बहुत ही आसानी से पॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिससे हम आसानी से उनको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें और बहुत ही उनको सिंप्लीफाई बनाकर याद रखा जा सके। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहने वाली है। तो दैट इज फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, बिल्कुल देखिए आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय मैंगो आम दिवस, नेशनल मैंगो डे। डियर ये दिन हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो नेशनल मैंगो डे है, ये डेट हमें ध्यान रखनी है 22 जुलाई। और डियर अगर हम मैंगो की बात करें तो बिल्कुल देखकर ही सुनकर ही बिल्कुल हमारा मन प्रसन्न हो जाता है ना। आम की बात करें तो सभी का फेवरेट फूड होता है ये, और नेशनल मैंगो डे, मैंगो की बात करें तो बिल्कुल डियर हमारा राष्ट्रीय फल है ना।
तो बिल्कुल डियर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय नेशनल मैंगो डे की, और ये 22 जुलाई को क्या किया जाता है, एज अ अवेयरनेस इसको पहचान दी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से केवल हमें डे याद रखना है 22 जुलाई नेशनल मैंगो डे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट इंटरेस्टिंग की तरीके से हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, क्या पॉइंट बनने वाले हैं भाई। नेशनल मैंगो डे बिल्कुल देखकर ही बिल्कुल मन कर रहा है खाने का, है ना, आप सभी का भी कर रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल, है ना। चलिए फर्स्ट स्लाइड पे आइडियल, तो देखिए क्या बात कर रहे हैं, नेशनल मैंगो डे। नेशनल मैंगो डे अब कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप सभी भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो भी न्यू ईयर है डियर, आप कॉपी नोटबुक डायरी लेकर तैयार हो जाइए, है ना। कॉपी नोटबुक या डायरी लेकर बैठ जाइए, जिसमें भी आपको डेली करंट अफेयर्स के फैक्ट्स नोट करने हैं। जो भी न्यू ईयर है, बता दूं डियर, आप एक कॉपी, एक नोटबुक या कोई भी डायरी बना लीजिए, जिसमें आप डेली फैक्ट्स को क्या करेंगे, नोट करेंगे। डेली का डेली जो भी फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उनको आप एज अ पॉइंट वाइज 10 to 12 फैक्ट, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी न्यूज होंगी, उनको आप कनेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए कैसे कनेक्ट करेंगे वो हमें सीखना है, हम लोग सीखते चलेंगे। चलिए नेशनल मैंगो डे, भाई कोई भी न्यूज होगी हम उसे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिखेंगे। नेशनल मैंगो डे हो गया डियर, हम कब ऑब्जर्व करते हैं, एनुअली ऑब्जर्व्ड 22 जुलाई, observed 22 July. Mango is one of the most released fruit as well as an integral part of Indian history. अगर हम बात करें मैंगो की डियर, बात हमारे इतिहास में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। हम किसी भी अपने रिचुअल्स की बात करें, पूजा की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो मैंगो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ना। और बिल्कुल राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फलों में से एक है, फलों का राजा कहा जाता है ना। साथ ही यह भारतीय इतिहास का भी अभिन्न अंग है। ठीक है डियर, तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। देखते हैं एक दो स्लाइड्स और हैं इसके बारे में। बात हो रही है द रूट ऑफ द इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1987। डियर 1987 की बात करें तो बात हो रही है 1987 से इसे हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ये डियर बात की थी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 1987 से इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये डेट डिसाइड की थी। इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड की थी कि हम भाई 22 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल मैंगो डे। ठीक है, तो भाई आज जरूर मैंगो आप खाइएगा। ठीक है, मैंगो जरूर मार्केट से लेकर आइएगा, है ना। सेलिब्रेट करना 1987 से डियर स्टार्ट हुआ, और फाइनली इसको स्टार्ट किसने किया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया, NHBI, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर लास्ट चीज हम देखें यहां पर, तो ये ऑब्जर्व कब से हो रहा है, 1987, यहीं पर ये पॉइंट कनेक्ट कर लेंगे, और किसके द्वारा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया, NHBI। ठीक है डियर, आई होप देखिए पूरी की पूरी जो न्यूज थी हमारी बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्ट हो गई। नेशनल मैंगो डे कब सेलिब्रेट किया, 22 जुलाई को 1987 से ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसने इसको ये ऑब्जर्वेशन के लिए अनाउंसमेंट किया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी न्यूज है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट डियर देखिए नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, एडीबी की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भाई क्या अनाउंस किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डियर जीडीपी की फोरकास्टिंग की है। और जीडीपी फोरकास्टिंग इन्होंने, फोरकास्टिंग आप समझते हैं, सारी फोरकास्टिंग ईयर में ध्यान रखनी होती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ को इन्होंने फोरकास्ट किया है करंट फिस्कल के लिए कितने परसेंट, 6.4%। तो ये परसेंट आपको ध्यान रखना है, 6.4%। और करंट फिस्कल की बात हो रही है भाई, करंट फिस्कल, फिस्कल देखो एक वर्ड है डियर, फिस्कल वर्ड कहीं भी आता है तो आपको मैंने बताया होगा, और अगर नहीं बताया अभी आप तक आपने नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। फिस्कल वर्ड कहीं भी आएगा तो उसका मतलब होगा गवर्नमेंट, है ना, उसका मतलब होगा गवर्नमेंट, है ना। फिस्कल वर्ड कहीं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, है ना, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। और कहीं पर भी मॉनेटरी वर्ड आएगा तो वो वर्ड होगा किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए। सेंट्रल बैंक, जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा, इंडिया में बात करें तो आरबीआई, एंड अदर कंट्रीज में बात करें तो उन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक। यानी इकोनॉमी को किसी भी कंट्री की रन करने के लिए बेसिकली दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, फर्स्ट इज फिस्कल, सेकेंड इज मॉनेटरी। फिस्कल दैट इज गवर्नमेंट की वर्किंग, और मॉनेटरी दैट इज सेंट्रल बैंक की वर्किंग। ठीक है डियर, तो गवर्नमेंट करंट फिस्कल की बात की है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो 6.4%, यानी प्रेजेंट फिस्कल ईयर कौन सा चल रहा है भाई,
फाइनेंशियल ईयर 24, फाइनेंशियल ईयर 24, 23 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनेंशियल ईयर 24, FY24 की फोरकास्टिंग की है कितने परसेंट, 6.4%। तो ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, यानी जीडीपी प्रोजेक्शन किया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, मनीला के फिलीपींस में है, ठीक है डियर, और इन्होंने फोरकास्टिंग की है 6.4%। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, ठीक है। तो जहां पर जीडीपी प्रोजेक्शंस आपने लिखे हुए हैं वहां पर इसको भी आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या पॉइंट ऑल बोल रहे हैं। भाई देखिए यहां पर बोल रहे हैं द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, फोरकास्ट किया है कितना, 6.4%, 6.4% क्या है, जीडीपी फोरकास्टिंग है, जीडीपी फोरकास्टिंग है, फोरकास्ट, जीडीपी फोरकास्ट की है 6.4%। करंट फिस्कल के लिए, करंट फिस्कल, और करंट फिस्कल दैट इज FY24, FY24, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो 6.4% एंड करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड देखिए बात क्या बोल रहे हैं, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.4% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड 6.7% फॉर द नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बोला है, 6.7%। डियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहां पर ही आपको पिन कर लेना है। नेक्स्ट फिस्कल के लिए भी इन्होंने फोरकास्ट किया है, तो FY25 के लिए अगर हम बात करें तो कितना किया है, 6.7%, और प्रेजेंट जो चल रहा है FY24 उसके लिए कितना किया है, 6.4%। क्लियर है इतनी बात। तो बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है, सीधा सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और स्लाइड आ रही है भाई, इट फोरकास्ट 3.6% इन्फ्लेशन दिस ईयर। दिस ईयर इन्फ्लेशन कितना बोला है भाई, इन्फ्लेशन बोला है इन्होंने 3.6%, 3.6% ये बोला है इन्फ्लेशन फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज इन एशिया एंड 3.4% इन 2024। भाई बोला है इन्होंने मुद्रास्फीति दर 3.6% बोला है और 3.4% प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस वर्ष के लिए मुद्रास्फीति 3.6% और 2024 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। 3.4% रहने का अनुमान लगाया है 2024 में, ठीक है डियर। तो ये आपको इन्फ्लेशन का वैसे ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे अधिक आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। 6.4% जीडीपी फोरकास्ट किया है, एडीबी ने किया है किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, FY24 के लिए, FY25 के लिए कितना किया है, 6.7%। इन्फ्लेशन कितना बोला है, 3.6% बोला है। नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बोला है, 3.4% बोला, ठीक है। इतने दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज बोल रहे हैं द इंडियन इकोनॉमी एक्सपैंड बाय 7.2% इन FY23। वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% की वृद्धि हुई है। भाई यहां पर 7.2% की वृद्धि हुई। अब देखो यहां पर देखिए डियर, ये FY24 का फोरकास्टिंग हो गई, FY25 6.7 हो गया, लेकिन FY23 यानी देखिए 3 इयर्स आपके 3 फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू चल रहे हैं। FY23 का बात किया है कि कितना ग्रोथ देखने को मिली है, 7.2% का हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और डियर ये एक्चुअल ग्रोथ है, ये कैसी ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ है। यहां पर कोई भी, ये तो FY23 कंप्लीट हो चुका है ना, FY23 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड हो गया। कब कंप्लीट हुआ है भाई, 1 अप्रैल 2022 से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और आपका 31 मार्च 2023 को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2023 को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है डियर। तो इसका जो ग्रोथ हमें 7.2% देखने को मिला FY23 का, ये कंप्लीट हो चुका है। FY24 के लिए फोरकास्टिंग 6.4, FY25 के लिए 6.7। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन बोला 3.6% दिस ईयर और फ्यूचर यानी आने वाला अपकमिंग ईयर 3.4%। आई होप बिल्कुल इतना आपको न्यूज ये में ये क्लियर होंगे सारे परसेंटेज, ठीक है डियर, बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें डियर, अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है और यहां पर अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है डीजी राकेश पॉल जी का। डीजी राकेश पॉल जी को एज अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है डियर। तो डायरेक्टली कैसे भाई ध्यान रखेंगे इस न्यूज को, डायरेक्टली हमें इनका नाम लिख लेना है, डीजी डायरेक्टर जनरल राकेश पाल, राकेश पाल, ठीक है डियर। ये क्या है, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है। और ये अपॉइंटमेंट डियर कहां पर हुआ है, भारतीय तटरक्षक है ना, ICJ, भारतीय तटरक्षक का 25वां महानिदेशक इनको बनाया गया है। 25 नंबर का डियर डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, 25th डायरेक्टर जनरल है ये, 25th डायरेक्टर जनरल, 25th डायरेक्टर जनरल है, ठीक है डियर। कहां पर आपके, ICJ यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन
कोस्ट गार्ड। ठीक है, बिल्कुल इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। राकेश पाल जी को अपॉइंटमेंट किया गया है, कहां अपॉइंट किया गया, 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं आईसीजी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। आई होप बिल्कुल इतना आपको पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, किस नंबर के हैं, 25th हैं। ठीक, चलिए डन है, इतना डन है तो सभी को फटाफट से यस कर दीजिए, फटाफट से यस कर दीजिए डियर। ये बिल्कुल हम लोग थर्ड न्यूज पर आ चुके हैं, तीसरी न्यूज पर आ चुके हैं, है ना। इसी के साथ बिल्कुल हम लोग आगे चलते चलेंगे। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। फटाफट से लेट मत हुआ करिए क्लास में, है ना। चलिए कंटिन्यू चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बिल्कुल डियर, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए एज अ इंफॉर्मेशन है, अभी एक इनॉग्रेशन हमें देखने को मिलेगा, है ना। एक इनॉग्रेशन देखने को मिलेगा, जो इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये एक इनॉग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ये इनॉग्रेशन डियर किस चीज का है, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023, इसका इनॉग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ये डियर हेल्ड हो रहा है 5 अगस्त से 6 अगस्त तक न्यू दिल्ली में यह हेल्ड किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू 5 से 6 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का क्या करेंगी, इनॉग्रेशन करेंगी। ठीक है, ये इनॉग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी हाल ही में, और ये न्यूज डियर अगर मैं बताऊं, ये न्यूज आपकी पीआईबी की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज रहेगी। ठीक है, चलिए फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, चलिए कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज ये डियर 5th to 6th अगस्त, 5th to 6th अगस्त। ठीक है, क्या है डियर, इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन है, और ये इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जाएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 इनॉग्रेशन होगा 5 to 6 अगस्त को। कहां पर डियर इनॉग्रेशन, इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कहां पर डियर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल देखते हैं डियर, है ना। एट हॉल नंबर 5 प्रगति मैदान में होगा, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ध्यान रखना है कहां पर होने वाला है। अब देखो कितने सारे पॉइंट्स निकले डियर, कहां पर होने वाला है, न्यू दिल्ली में, 5th and 6th अगस्त को होगा। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इनॉग्रेशन कौन करेगा, द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। ठीक है, आई होप इतने सारे पॉइंट्स से जो भी न्यू ईयर हैं आप भी डियर समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से हमें न्यूज को कनेक्ट करते हुए चलना होता है। अब ये एक स्टैंडर्ड फिगर हो गया, अब आगे भी चलेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं उस स्लाइड पे कनेक्ट करता जाऊंगा। आप इसी फिगर में, क्योंकि आप पुट पेन टू पेपर वर्क कर रहे हैं, आप उसी में उसको पॉइंट को ऐड करते जाएंगे। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, डन है इतना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। देखिए द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पार्ट आ गया, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये भी पॉइंट आ गया, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 जो अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात होती है तो बताइए भाई फटाफट से, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये किसके पास है। ठीक है, मिनिस्टर कौन है, तो द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट अफेयर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी की बात करें। अनवेल्ड द शेड्यूल्ड ऑफ, ये शेड्यूल किया गया डियर अभी हाल ही में 19 जुलाई को इसे शेड्यूल किया गया, इसी वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इन न्यू दिल्ली 19 जुलाई 2023, देखिए बात है ना, बिल्कुल इसको शेड्यूल्ड किया गया है। शेड्यूल्ड कब किया गया, 19 जुलाई को शेड्यूल किया गया, लेकिन देखो ये डेट आपसे नहीं पूछेंगे, ये शेड्यूलिंग हुई है इसकी कि भाई कब होने वाला है, 5 से 6 अगस्त को ये होने वाला है। और यहां पर इसे इनॉग्रेट कौन करेगा, ये शेड्यूल हुआ, इनॉग्रेट कौन करेंगी, प्रेसिडेंट साहिबा करेंगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड, यहां पर एक ये सिंगल पॉइंट केवल आपको मिला, ये भी उसी फिगर पे कनेक्ट कर लोगे, पॉइंट पर कनेक्ट कर लोगे। क्लियर है इतनी बात, है ना। चलिए देखिए सुरभि सिन्हा हमेशा की तरह बिल्कुल न्यूज को कनेक्ट करती हुई चल रही है, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड,
है ना। सुरभि सिन्हा की बात करें, श्यामोलिमा फुकन की बात करें, राहुल कुमार की बात करें, सरिता मौर्य की बात करें, है ना डियर, बहुत ही बिल्कुल कायदे से कनेक्ट रहते हैं। राहुल कुमार जी की बात करें बिल्कुल, है ना। चलिए बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड, आपका पार्टिसिपेशन श्रेया श्रीवास्तव हो या फिर सिंधु तिवारी हो, बहुत अच्छे डियर, है ना। चलिए आदर्श मिश्रा जी भी बिल्कुल कनेक्ट है। चलिए चलते हैं हम लोग डियर नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर एम की। इसका एम क्या है भाई? तो एम एज अ देखो इन्फॉर्मेशन है। अब यहां से ये चीज तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए बिल्कुल बन सकता है, पता होना चाहिए, है ना। एम क्या बोल रहे हैं? टू फैसिलिटेट टू फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज इन इंडिया। जैसे एक मॉडल तैयार किया जा सके, एक प्रोस्पेक्टस हम बात करें कि एक मॉडल दिया जा सके लाइब्रेरीज का इंडिया में, राइट डाउन टू विलेज एंड कम्युनिटी लेवल, जिससे विलेज और कम्युनिटी लेवल्स पर इन चीजों को ऐड किया जाए, पुस्तकालयों का शुभारंभ हो, भारत में गांव और समुदाय स्तर तक मॉडल पुस्तकालयों के विकास के कार्योन्मुख नीतियों का निर्माण किया जाए, जिससे सुविधा प्रदान की जाए और एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले, जिससे पुस्तकालय और लाइब्रेरीज जो हैं इनको क्या कर रखा जा सके, जीवित रखा जा सके। ठीक है डियर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, गांव और समुदाय। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भाई भारत कहां निवास करता है बताइए? बहुत ही अच्छा पार्ट रहता है, हम बहुत ही एक कोटेशन बोलते हैं कि भारत जो है हमारा गांव में निवास करता है। भारत देश की सबसे छोटी इकाई हम बात करें तो कौन होते हैं? गांव। अगर आपको देखना है कि इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया विकसित हो रहा है, अगर आप गांव को जाकर देख लें, अगर हमारे गांव विकसित होंगे, अगर हमारे गांव सक्षम होंगे, विकसित होंगे, विकासशील होंगे, है ना, तो हमारा देश भी डेवलप करेगा। क्योंकि भारत की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। भारत कहां निवास करता है? भारत गांव में निवास करता है। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या बोल रहे हैं भाई? द लॉन्च ऑफ क्राउड सोर्स्ड डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरीज, द साइनिंग ऑफ थ्री पार्टीज एमओयू बिटवीन 3 लाइब्रेरीज के साथ यहां पर एमओयू साइन अप हुआ है, एंड रिलीज ऑफ कर्सिव राइटिंग बुक्स रिलीज की गई है इन द 22 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। डियर, ये जो पुस्तकालयों में भीड़ स्रोत वाली निर्देशिका का शुभारंभ, 3 पुस्तकालयों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हुआ है ना, त्रिपक्षीय ट्री पार्टी एमओयू साइन अप हुआ है ना, 3 लाइब्रेरीज के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं, और 22 वर्नाकुलर लैंग्वेज, 22 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषाओं में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में फाइनली क्या हो? कर्सिव राइटिंग बुक्स का विमोचन किया जाए। ठीक है, 22 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज भी बिल्कुल डियर अपॉइंटमेंट से आ रही है। यहां पर अपॉइंटमेंट है आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव जी का। मनोज यादव जी का अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है डियर। डायरेक्टली देखिए हम लोग फिर से उसी तरह से कनेक्ट करेंगे। मनोज यादव जी एज अ अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, अपॉइंटमेंट, है ना। और ये अपॉइंटमेंट भाई कहां पर है? तो ये अपॉइंटमेंट है डियर आपका, ये अपॉइंटमेंट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी आरपीएफ, जिसको आप बहुत ही आसानी से जानते हैं, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ में ये अपॉइंटमेंट है। सेंटर ने अपॉइंट किया है आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव जी को एज अ डीजी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ में एज अ डीजी, है ना, महानिदेशक, एज अ डायरेक्टर जनरल, एज अ डीजी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा नाम ध्यान रखना है, मनोज यादव जी। ठीक है, एज अपॉइंटमेंट आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई मनोज यादव जी की बात करें, आज सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं फ्रॉम द हरियाणा कैडर के, हैज डेजिग्नेटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर फ्रॉम द पर्सोनल मिनिस्ट्री। पर्सोनल मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्या कर दिया गया? आपका आदेश के अनुसार फाइनली इनको, मनोज यादव जी को एज अ आरपीएफ में एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखें डियर। यादव हु बिलोंग्स टू 1988 बैच के ये इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर है, विल टेक ओवर द संजय चंदर हु इज सेट टू रिटायर फ्रॉम 31 जुलाई 2023। डियर, इनका अपॉइंटमेंट निकल कर आया, क्योंकि इससे पहले जो हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे संजय चंदर जी, तो संजय चंदर जो थे, इनको क्या हो गया है? इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है ना, यादव जी ने रिप्लेस किसको किया है? संजय चंदर को। तो डियर ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, संजय चंदर, तो इनका भी नाम हमें यहां पर ऐड कर लेना है ना, कि जो मनोज यादव जी हैं इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रिप्लेस्ड संजय चंदर, रिप्लेस्ड संजय चंदर।
ठीक है, देखिए मैं उसी स्लाइड पर आकर मैंने कनेक्ट कर दिया डियर। तो इस तरह से आपको फैक्ट्स को कनेक्ट करते चलना होता है। अब देखिए ये जो भी न्यूज़ थी केवल और केवल इतने फैक्ट्स में, इतने पॉइंट्स में आ गई है। आई होप जो भी न्यू व्यूअर होंगे आप भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, है ना। बताइए क्या यहाँ पे टफ है? कुछ भी टफ नहीं है। मनोज यादव जी का क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट हुआ है कहां पर? आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। किस पद पर हुआ है? एज अ डायरेक्टर जनरल हुआ है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? संजय चंद्र जी को किया है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन अगर यहां पर बनेगा डियर तो देखिए थोड़ा सा डीपेस्ट या थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, बताइए अभी हाल ही में मनोज यादव जी को एज अ डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो आपको संजय चंद्र जी का भी नाम याद रखना होगा। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को, है ना। इतना पॉइंट क्लियर है। और अगर बिल्कुल न्यूज क्लियर होती चल रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है, तो फटाफट से लाइक करते चलो भाई। लाइक करो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। आपने शेयर कर दिया है तो नो टेंशन, बिल्कुल क्रॉस करते रहिए कंटिन्यू। अगर नहीं शेयर किया है तो फटाफट से शेयर कर दो जिससे वो भी कनेक्ट हो सके। ठीक है डियर, दो चीजें केवल आपसे बोली आपको ध्यान होंगी, है ना। वही दो काम करने और इसके अलावा कोई भी टेंशन, कोई भी पैनिक नहीं लेना है। इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सारे के सारे करंट अफेयर, सारे फैक्ट्स और सारी चीजें आपको यहां पर कनेक्ट होकर मिलेंगी। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आई होप आप क्लास एंजॉय करते होंगे। अगर आप क्लास एंजॉय करते हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करें जिससे मुझे भी पता चले और मुझे भी भाई इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि मुझे भी इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। आप एग्जाम देने जाते हैं, आप कैसा फील करते हैं? आपका कोई भी लेटेस्ट में एग्जाम है ना। और करंट अफेयर भाई हर एग्जाम से कनेक्ट होता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हो, टीचिंग के एग्जाम को दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, एक टैगलाइन मैंने दी हुई है, करंट अफेयर का कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता, ये सभी के लिए होता है। ठीक है, चाहे आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स, एनडीए के एग्जाम्स दे रहे हो, सीडीएस के एग्जाम्स दे रहे हो, एफकैट का एग्जाम दे रहे हो, एंड हम बात करें अदर आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दे रहे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी में जितने भी एमटीएस हो, जीडी हो, है ना, सीपीओ का एग्जाम हो आपका, है ना, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ बिल्कुल फटाफट से लाइक करते चलिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये न्यूज हम लोग डिटेल में डिस्कस हुई। नेक्स्ट हम बात करें डियर, देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपका एक डे और निकल कर आ रहा है, जो अभी लास्ट डे में हम लोगों से ये न्यूज देखिए स्किप हो गई थी, है ना। तो ये हमको बिल्कुल यहाँ पर मिला, तो मैंने कहा बिल्कुल लेकर चलेंगे। क्या हुआ अगर आज 22 जुलाई, हम क्या 20 जुलाई के डे को डिस्कस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं डियर। यहाँ पर कोई भी देखिए कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमें लगता है वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। डियर देखिए, लोगों को जो कहना है वो कहेंगे ही, है ना। आप ये कितना भी सोच लो, है ना, लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, है ना। तो फिर हम तो आम इंसान हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। हमें अपने काम को अपनी तरह से करना है ना। हमें बिल्कुल अपने काम को अपनी तरह से करना है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे देखो फाइट भी हो रही है ना। ये पिक्चर आपको देख रही होगी। इंटरनेशनल चेस डे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने ऐड कर दी। मैंने कहा आप भी देखकर थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल चलिए आप देख पा रहे हो, है ना। तो बिल्कुल भाई चेस गेम बहुत खेलना चाहिए, कभी भी आपको टाइम मिले तो। फाइनली इससे क्या होता है, हमारा माइंड शार्प होता है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, एंड बहुत ही हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल खुल जाता है अंदर तक, है ना। तो चेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है भाई, है ना। मैंने भी बहुत चेस खेला है, लेकिन अब इतना मौका नहीं लगता कि हाँ 2 लोग हों और फिर आसानी से चेस को खेला जा सके। तो संडे या कभी टाइम निकाला करो अपने फ्रेंड्स के साथ और फाइनली एंजॉय किया करो। ठीक है डियर, एंजॉय भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हमेशा पढ़ना है, कभी थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने आप को फ्री स्पेस दिया करो। फ्री स्पेस दैट इज अपनी हॉबीज़ पे, है ना। गेम करना है, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, तो वो भी प्लान किया करो। जब हम पढ़ाई के लिए प्लान कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ के लिए प्लान कर सकते हैं, तो अपने आप को क्या मेंटल डिस्ट्रेस, भाई ध्यान आया ना, मेंटल डिस्ट्रेस। जम्मू कश्मीर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बजट में निर्मला सीतारमन जी ने जब कह दिया है और ये शुरू कर दिया नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो हमें भी बिल्कुल खुश रहना है और खुशी के साथ अपने कामों को करना है। और हम खुश तभी रहेंगे जब हम कुछ इंटरेस्टिंग इंडोर आउटडोर चीजों को भी लेकर चलेंगे। तो डियर डायरेक्टली यहां पर डे की बात हो रही है और आप देख पा रहे हो इंटरनेशनल चेस डे, और ये हम कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। तो डायरेक्टली आपको डे याद रखना है भाई, 20 जुलाई की बात हो रही है, इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज कुछ बात कर लेते हैं यहां पर डियर। बात करें इंटरनेशनल चेस डे तो कैसे कनेक्ट करेंगे भाई? इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, कॉमेमोरेट ऑफ द फाउंडिंग। डियर अगर हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन
FIDE इस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फिडाई की बात करें तो डियर इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1924 में, है ना। और इसी वजह से हम इसको 20 जुलाई को एवरी ईयर इसी की याद में हम इसको मनाते हैं। 1924 में ये एस्टेब्लिश हुआ था FIDE। इसके फैक्ट्स अभी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। क्या है ये? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोल देते हैं, है ना, या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन बोल देते हैं फिडाई को। तो इंटरनेशनल चेस डे बिल्कुल इसी के कॉमेमोरेशन में, इसी की याद में हम लोग मनाते हैं। 20 जुलाई को ये डियर हम मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ 1924 से हम इसे डायरेक्टली 1924 में स्थापना हुई और स्मृति में हर साल हम 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स क्या बोलेंगे भाई। फिडाई इज द गवर्निंग बॉडी है डियर। ये कैसी बॉडी है? गवर्निंग बॉडी है फॉर इंटरनेशनल चेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ये रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज कराती है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप्स एंड अदर मेजर चेस टूर्नामेंट्स। ठीक है, तो ये जो FIDE आप देख पा रहे हो डियर, इसी के द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज कराई जाती है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एंड अदर मेजर चेस टूर्नामेंट्स एंड अदर मेजर चेस टूर्नामेंट्स। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट देखिए क्या बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल चेस डे वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया था डियर ऑन 12 दिसंबर। कब अप्रूवल दिया गया? 12 दिसंबर 2019। 12 दिसंबर 2019 को इसे अप्रूवल दिया गया और तब से हम वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं। एवरी ईयर हम 20 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं एज द डेट coincides ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द FIDE इन 1924। 1924 में FIDE स्टैब्लिश हुआ था डियर, फॉर्मेशन ईयर है इसका। और हम 12 दिसंबर 2019 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे अप्रूव किया गया और फाइनली हम डे ये मनाते चले आ रहे हैं। तो इसी फिगर में देखो हम क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, चलिए तो किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यह अप्रूवल दिया गया। कब? यह अप्रूवल दिया गया डियर दिसंबर 2019। ठीक है, दिसंबर 2019। और डियर डेट क्या थी आपकी? डेट क्या थी? डेट भी देख लेते हैं। डेट एक बार स्किप हो रही है मेरे दिमाग से। 12 दिसंबर है। ठीक है, बिल्कुल 12 दिसंबर को इसे अप्रूवल दिया गया, लेकिन डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब डियर? डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 जुलाई को, 20 जुलाई को, सॉरी 20 जुलाई को, है ना, 20 जुलाई को। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 22 जुलाई है इस वजह से 22 जुलाई निकल रहा है। और 22 जुलाई को अभी हमने नेशनल मैंगो डे भी देखा, तो 20 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। 12 दिसंबर 2019 को इसे अप्रूवल दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इतना पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है डियर, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें तो बिल्कुल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें, या फिर हम इसे वर्ल्ड चेस फेडरेशन बोल दें, किसी भी नाम से बुला सकते हैं इसको। फॉर्मेशन की बात करें डियर, फॉर्मेशन कब हुआ है? 20 जुलाई 1924। अब देखो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, 20 जुलाई 1924 को इसका फॉर्मेशन हुआ। इसी वजह से हम 20 जुलाई को ही चेस डे, इंटरनेशनल चेस डे को मनाते हैं। हेडक्वार्टर डियर स्विट्जरलैंड के लॉजन में है। मेंबरशिप 200 नेशनल एसोसिएशंस हैं, है ना। प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्कडेव डॉर्कोविच हैं, आर्कडेव डॉर्कोविच हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद। डियर प्रेसिडेंट जो है आर्कडेव डॉर्कोविच, ये नाम बिल्कुल याद रखना है क्योंकि वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट हुआ है अभी हाल ही में, तो डायरेक्टली इनको प्रेसिडेंट को पूछ सकता है। और ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम का पार्ट नहीं बनती, कहीं ना कहीं वो न्यूज में रही होती है, तभी उसका हेडक्वार्टर, उसका फॉर्मेशन ईयर, उसके प्रेसिडेंट पूछ दिए जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ हो तब पूछ दिए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। इतना क्लियर है आप सभी को, है ना? इतना क्लियर है तो चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो बात हो रही है साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया इस ईयर अक्टूबर 2023 में एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन को क्या कर रहा है?
होल्ड कर रहा है। तो डायरेक्टली हमें ध्यान रखना है कि भाई दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया अक्टूबर 2023 में आपका इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हमें डायरेक्टली यहां पर देखो वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, एज अ टू द पॉइंट न्यूज है ये कि अभी हाल ही में बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है, साउथ कोरिया है, जो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, कनेक्ट करते हैं डियर। किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले नाम आ जाएगा साउथ कोरिया। और डियर देखो भाई, जैसे हम बात करें साउथ कोरिया, इन्हीं का एलाय कौन है, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की ही न्यूज है एग्जाम में। एक जो है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और दूसरा है वो अपना कुछ सफल परीक्षण कर रहा है। क्या परीक्षण कर रहा है, अभी कनेक्ट रही है, बिल्कुल अभी हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया से क्या न्यूज निकल कर आ रही है। तो साउथ कोरिया डियर क्या कर रहा है, एक एग्जीबिशन, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, एग्जीबिशन। और ये डियर कब, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, तो बस डायरेक्टली आपको ये फैक्ट पॉइंट ध्यान रखना है। साउथ कोरिया की कैपिटल और करेंसी को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस तरह के पॉइंट फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी कंट्री अगर न्यूज में रही है तो हमारा रिवीजन हो जाता है। साउथ कोरिया दैट इज सियोल, बिल्कुल है ना, कैपिटल करेंसी भी बताइए। Amid Seoul's efforts to become a major player in the global arms market, जिससे ये अपने मार्केट को ग्लोबली, अगर हम बात करें डियर, जो भी वेपन्स हैं, डिफेंस जो इसका बिजनेस है, डिफेंस मार्केट है, उसको क्या कर सके, एक रोल प्ले कर सके। जब एग्जीबिशन करेगा तो ऑल ओवर इसका क्या होगा, एक तरह से प्रमोशन होगा। ठीक है डियर, तो इस वजह से amid Seoul's efforts became a major player in the global arms market, Korea will hold an international defense exhibition in October, showcase advanced military hardware and technology, जिससे अपने ये एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर को एंड टेक्नोलॉजीज को क्या कर सके, दिखा सके, शोकेस कर सके। समझ पा रहे हैं आप, है ना डियर। जैसे आपको एसटी देने का मौका मिलता है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। आपके लिए मैं लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस लाता हूं तो क्यों, आपको अपने प्रिपरेशन को चेक करने का, दिखाने का मौका मिलता है कि सर मेरे इतने क्वेश्चंस राइट हुए। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, क्या पॉइंट बोल रहे हैं भाई। दिस ईयर द इवेंट विल टेक प्लेस आफ्टर कोरिया अनवेल्ड गोल लास्ट ईयर टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बाय 2027। डियर बिल्कुल देखिए, इन्होंने टारगेट बना रखा है। क्या आपने कुछ ऐसा टारगेट बनाया? अगर नहीं बनाया है तो फटाफट से बना लीजिए कि मेरा टारगेट है इस बार क्या करना, जो भी एग्जाम आपका है आपको क्रैक करना है तो बनाइए। अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईबीपीएस पीओ क्रैक करना या एसबीआई पीओ क्रैक करना। अगर आप एसएससी या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी में सीजीएल, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सीजीएल, और अगर आप 10+2 पास आउट हैं, ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे भाई, CHSL यानी 10+2। ठीक है डियर। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एनडीए का एग्जाम देते होंगे, अगर एज होगी, सीडीएस देते होंगे, है ना, एफकैट देते होंगे, है ना, एफकैट देते होंगे, एंड अदर एयरफोर्स एंड अदर एग्जाम्स रहते हैं, वो भी आप फाइनली उनमें परस्यू करते होंगे। टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो अदर आप सभी जानते हैं, सीटेट, यूपीटेट एंड अदर स्टेट्स जो आपके एजुकेशन बोर्ड्स हैं वो कराते हैं, है ना। तो डिफरेंट एग्जाम सारे निकल कर आते हैं, तो ऐसा टारगेट जो भी है आपको बिल्कुल बना लेना चाहिए। तो यहां पर देखो भाई क्या बोला है कि 2027 तक साउथ कोरिया ने डिसाइड किया है कि भाई हमें क्या करना है, हमें ऑल ओवर वर्ल्ड का वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है, डिफेंस एक्सपोर्टर। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। दिस ईयर इवेंट विल टेक प्लेस आफ्टर कोरिया अनवेल्ड। ये गोल डिसाइड किया है किसने, ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है किसको, साउथ कोरिया को। तो साउथ कोरिया को तो ये गोल अचीव करना है डियर, आपको क्या गोल अचीव करना है, आप भी अपना गोल बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर एज अ इंफॉर्मेशन है बस, जिससे हम न्यूज को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ईयर बिल्कुल हम लोग आ गए अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, फटाफट से बताइए, है ना, अरुणाचल प्रदेश।
है ना, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, है ना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बिल्कुल डियर सेवन सिस्टर्स स्टेट्स में आता है ना। अरुणाचल प्रदेश देखिए यहां पर एक अभी हाल ही में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, तो फेस्टिवल का नाम क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो डियर बात हो रही है चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल, चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल। थोड़ा सा नेम डिफरेंट है ना। आप सोच सकते हैं सर नेम क्या है, तो नेम है डियर चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, चैचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल। तो चैचिन ग्रेजिंग जो फेस्टिवल है ये डियर अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में विल ग्रेट झील इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है डियर। ये देखिए ये फेस्टिवल किसके लिए होता है डियर, जो बहुत सारे आपके क्या होते हैं मवेशी जो होते हैं, है ना, जो चरवाहे होते हैं वो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, डॉक्टर्स की उनको डॉक्टर्स का कनेक्ट नहीं मिल पाता, उनके आसपास रहने वाले रीजन्स में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र होते हैं, रिमोट एरियाज होते हैं। तो ये जो फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल में इनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स के कैंप्स, हेल्थ कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे फाइनली ये बहुत ही अच्छे तरह से उसमें क्या कर सकें, उस चीज़ों को, 1 सेकेंड, उसमें कनेक्ट हो सके और फाइनली बहुत ही अच्छे तरह से ये उस अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकें, ठीक है। ठीक है डियर, चलिए ओके। तो चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रेट झील एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्रेजिंग महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। चलिए हम लोग कनेक्ट करेंगे किस तरह से पॉइंट्स को, फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे यहां पर। तो डियर चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फर्वर बाय द लोकल ग्रेजर्स। लोकल ग्रेजर्स, ग्रेजर्स समझ पा रहे हैं आप, ग्रेजर्स यानी चरवाहे, है ना, ग्रेजर्स की बात हो रही है, ग्रेजर्स ऑफ तवांग रीजन, तवांग रीजन की बात हो रही है डियर, नियर बुमला पास, नियर बुमला पास, ठीक है डियर, नियर बुमला पास, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, तो डियर फटाफट कनेक्ट करेंगे, चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल ये भी हाल ही में आपका मनाया गया, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों, तवांग है ना, तवांग रीजन है, लोकल रीजन है, तवांग रीजन, तवांग रीजन नियर इसके कौन सा पास है डियर, तो पास भी आप ध्यान रख सकते हो, बुमला, बुमला प्लास, बुमला दर्रा है, बुमला पास, बुमला पास, ठीक है डियर। चलिए आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट चलें डियर, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, द 2 डे इवेंट हुआ, चाचिन सा एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन हुआ फ्रॉम ऑल ओवर तवांग रीजन, ऑल ओवर कहां पर, तवांग रीजन में, तवांग रीजन में, तवांग रीजन, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट बोल रहे हैं, द फेस्टिवल फीचर्स, जो अभी मैंने आपको बताया वही एज अ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। द फेस्टिवल फीचर्स, अब मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप्स फॉर एडिंग द लोकल ग्रेजर्स who often live in remote locations without the medical facilities prevalent in urban areas, और ये अपने इस काम को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डियर देखिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, हम जो काम कर रहे हैं या तो उसको सेलिब्रेट, उसको एंजॉय करना शुरू कर दें, या फिर जिस काम को करने में खुशी मिलती है वहां पर पहुंचे और वहां पर हम एंजॉय करें, ठीक है। यानी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश हम 2 तरीके से रह सकते हैं, या तो जिस काम को करने में खुशी मिलती है वो काम करने लगो, या फिर जो काम कर रहे हो उसमें खुश रहना शुरू कर दो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है और आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। या तो अपने से समझौता कर लो कि ठीक है भाई जो कर रहे हो इसी में खुश रहना शुरू कर दो, है ना, या फिर मेहनत करो, प्रयास करो और वहां पहुंचो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी तुम्हें कहां ले जाएगी ये कुछ हद तक कौन डिसाइड करता है, आप डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है डियर, आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ। देखिए अभी हमने आपसे बात की थी कि भाई साउथ कोरिया की बात हो रही है और ऐसा नहीं होगा कि हम नॉर्थ कोरिया की बात नहीं करेंगे।
हमने साउथ कोरिया की बात कर ली, ये डिफेंस एग्जीबिशन कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहां पर बात देखिए, आप देख पा रहे हैं नॉर्थ कोरिया बिल्कुल धूम धड़ाका कर रहा है ना। अब ऐसा क्यों कर रहा है डियर, अगर हम बात करें तो जानते हो ना उनको, किम जोंग, उनको डोनाल्ड ट्रंप जी को भी जानते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी के टाइम पे नॉर्थ कोरिया, और हम यूएस के प्रेसिडेंट बात करें डोनाल्ड ट्रंप जी की, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रहे, तो डियर इनके टाइम पे, इनके कार्यकाल के टाइम पे बहुत ज्यादा इन कंट्रीज के बीच में आपको कोल्ड वॉर देखने को मिला होगा, है ना। ये कहते थे हमारे ऑफिस में क्या है, हमारे पास बम है, हम उड़ा देंगे। ये कहते थे हमारे पास सुरंग है, हम उसमें चले जाएंगे, है ना। इस तरह की बच्चों की तरह बातें ये टॉक करते थे, और वो बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया कवर करती थी, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को दिखाती थी, है ना। नॉर्थ कोरिया में आप जानते ही होंगे, यहाँ के जो तानाशाह हैं, तानाशाह बिल्कुल बोला जाता है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, वो किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकते हैं, है ना। मीडिया को फ्रीडम नहीं है, तो इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं। यहाँ पर एक बोला जाता है न्यूक्लियर, एंटी न्यूक्लियर आपका सुरंग है यहाँ पर, है ना। उसी वजह से और बहुत सारी चीजें हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जो ऑल ओवर इंटरनेशनल वर्ल्ड से कटा कटा सा रहता है, दूर से रहता है, बिल्कुल कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करता, कोएलिशन नहीं करता, एमओयू नहीं करता, एग्रीमेंट नहीं करता, केवल अपने पर फोकस करता है और अपने ही एक अलग ही एटीट्यूड में रहता है, एक अलग ही अपने एटीट्यूड में रहता है। ठीक है, इतनी चीजें आई होप आपको पता होंगी डियर। बात की थी हमने साउथ कोरिया की, अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में टेस्ट किया है किसका, हॉशोंग 18, एक इनकी मिसाइल है जिसका इन्होंने अभी हाल ही में परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया टेस्टेड इट्स लेटेस्ट हॉशोंग 18। हॉशोंग 18 आप देख पा रहे होंगे, हॉशोंग 18 ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इन्होंने अभी हाल ही में परीक्षण किया है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कनेक्ट करते हैं भाई। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं ICBM का इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली इसको टेस्ट किया है ना। रिसेंटली टेस्टेड, तो डायरेक्टली नाम देखिए अब कैसे इंपॉर्टेंट होगा भाई। डायरेक्टली एग्जाम में इस तरह से बनेगा कि ये नाम पूछ देगा हॉशोंग, ये किस देश की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, तो आपको बताना होगा कि भाई ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, इन्होंने अभी हाल ही में इसका फर्स्ट टेस्टिंग की थी। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे कनेक्ट कर लेंगे हॉशोंग 18। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। एक ये नाम ध्यान रखना है, रिसेंटली टेस्ट किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कहां की है, नॉर्थ कोरिया की है। ठीक है, डन है इतना। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और पॉइंट बोल रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप्ड की गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, स्वदेशी निर्मित है डियर, स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए बिल्कुल जाती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल है भाई, इसका मतलब तो समझ ही पा रहे होंगे इंटरकॉन्टिनेंटल का। ठीक है, कॉन्टिनेंट चेंज करके पहुंच सकती है ना। चलिए, इट इज नॉर्थ कोरियाज फर्स्ट ICBM यूज सॉलिड फ्यूल विच अलाउ फॉर फास्टर लॉन्चेस। यह ठोस ईंधन का उपयोग करने वाला उत्तर कोरिया का पहला ICBM है, पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जो तेजी से प्रक्षेपण की अनुमति देता है। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट ईयर बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जो न्यूज आ रही है, क्या कहना चाहती है भाई, ऑस्ट्रेलिया ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं डुराइन 26 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं उसके लिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, कि भैया हमें गेम नहीं कराने हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होगा और इतना खर्चा हम झेल नहीं पाएंगे, इतना खर्चा हम नहीं करना चाहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स पे, तो ये हमने क्या कर लिया, यहां से बैक ले लिया, हमें ये गेम्स अभी नहीं कराने हैं, हमने विड्रॉ कर लिया। तो अब डिसाइड होगा। डियर, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, अभी सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम्स वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे होते हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी चीजें यहां पर आपको ऐड मिलेंगी, सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इस बात को हम बहुत बार वन लाइनर डिस्कस करते रहते हैं जहां पर ये चीज आ जाती है, लेकिन आज इसे हम डिटेल में इसके पॉइंट और फैक्ट्स देख लेंगे, क्योंकि यहां पर डिटेल में न्यूज ही हमारी यही है कि ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया विड्रॉज एज होस्ट ऑफ
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। क्यों किया है मैंने बता दिया, इस पर होने वाले खर्च से पीछे हटते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इससे विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे पॉइंट आएगा डियर। तो सबसे पहले तो भाई यहां पर हम टॉप न्यूज को ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और करेंसी बताइए, है ना। तो डियर इन्होंने विड्रॉ किया है, विदड्रॉ, ये तो सीधे से कनेक्ट हो गया, विड्रॉ किया है किससे, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम 2026 से विड्रॉ कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट इज द ऑस्ट्रेलियन स्टेट विक्टोरिया विड्रॉ एज होस्ट ऑफ 2026 एडिशन of the Commonwealth Games after setting a step rise in projected expenditure to host the games। पहले ही आपको बताया भाई, खर्चे को देखते हुए इन्होंने विड्रॉ किया। नेक्स्ट इज पॉइंट आ रहा है, सिंस 1930 ऑस्ट्रेलिया हैज होस्टेड 5 ऑफ द 22nd एडिशंस। डियर 1930 के बाद से अगर हम बात करें, आफ्टर 1930 ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने संस्करण हुए अभी तक, कितने एडिशंस हुए टोटल, 22 एडिशंस हो चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के। कितने एडिशन हैं, 22 एडिशंस। और इनमें से 5 एडिशंस जो हैं वो किसने यहां पर आपके हेल्ड किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुए हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ऑस्ट्रेलिया पीछे हटता है, 5 एडिशंस जो है ऑस्ट्रेलिया में ही हुए हैं। टोटल एडिशंस कितने, 22nd हुए हैं। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स कब से स्टार्ट हुए थे डियर, 1930 से। ठीक है, 1930 से। चलिए चलते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो आई होप इस तरह के पॉइंट्स आप ऐड करते चलिएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया हैज हेल्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स इंक्लूडिंग ऑन द गोल्ड कोस्ट इन 2018। अगर लेटेस्ट में हम बात करें 2018 में गोल्ड कोस्ट में देखने को मिले थे, गोल्ड कोस्ट में हुए थे, गोल्ड कोस्ट इन द विक्टोरिया कैपिटल ऑफ मेलबर्न इन 2006, है ना, गोल्ड कोस्ट में। इसके बाद हम बात करें 2006 में, इससे पहले हमें देखने को मिले थे कहां पर, विक्टोरिया, मेलबर्न, विक्टोरिया राजधानी मेलबर्न में शामिल था, मेलबर्न में हुए थे। ठीक है, मेलबर्न में हुए थे। चलिए इसी के साथ देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले डियर, 1 सेकेंड, दैट इज, हाँ। तो द कॉमनवेल्थ गेम्स आर अ मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है डियर, मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है, दैट टेक्स एवरी 4 ईयर, 4 ईयर में खेला जाता है, 4 ईयर में होता है, हर 4 साल में, है ना, 4 years। दे हैव ओनली एवर बीन कैंसल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। केवल अभी तक डियर ये हर 4 साल में होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इनको कैंसल किया गया था, और इसके अलावा ये कभी भी कैंसल नहीं हुए हैं, कोविड आने पर भी ये कैंसल नहीं हुए, क्योंकि डियर 2018 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर हुए 2022 में, तो कोविड इसके बीच में ही निकल गया, कोविड के टाइम आया ही नहीं, है ना। और अब कब होंगे, 2026 में होने वाले हैं, उसी के लिए विड्रॉ किया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वॉर 2 में कैंसिल हुए थे, और इसके अलावा ये कभी भी कैंसिल नहीं हुए हैं, डायरेक्टली कंटिन्यू हर 4 साल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज देखते हैं पॉइंट, खेलों में भाग लेने के पात्र होने के लिए भाई एलिजिबल कौन होता है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स। तो डियर पार्टिसिपेट होने के लिए राष्ट्रमंडल के 56 मेंबर्स, कॉमनवेल्थ नेशन, और कॉमनवेल्थ नेशन कौन होते हैं, पहले ही आपको बताया, जो भी कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी, ब्रिटिशर्स की रहे होते हैं, वो रहते हैं। कितने मेंबर्स हैं डियर, 56 मेंबर्स हैं यहां पर। कितने मेंबर्स हैं, 56 टोटल मेंबर्स हैं, 56 टोटल आपके मेंबर्स हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द कॉमनवेल्थ वर वंस पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कभी ना कभी ये ब्रिटिश एम्पायर के अधीन रहे होते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के अधीन रहे होते हैं। ठीक है डियर, ब्रिटिश एम्पायर के अधीन रहे होते हैं। इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है तो एक बार भैया कमेंट बॉक्स में लिख दो, यस सर, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। कॉमनवेल्थ नेशंस डियर कितने हैं, 56 मेंबर्स हैं। ठीक है, और यहां पर ब्रिटिश एम्पायर की कभी ना कभी ये कॉलोनी रहे होते हैं, पार्ट रहे होते हैं, वही यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। डन है इतना सभी का। चलिए ठीक साथ चलते हैं। नेक्स्ट इज द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड आउट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इन 1930 में इनका शुरुआत हुई थी, 1930 में शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत हैमिल्टन से हुई थी। कहां से हुई थी, हैमिल्टन से हुई थी। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स शुरू हुए थे, कनाडा। ठीक है डियर, कनाडा।
हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन से 1930 में इनका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, इनका स्टार्ट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, 1978 से अपनी वर्तमान ब्रांडिंग के तहत ये संचालित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज भाई, अगर बात करें कुछ कंट्रीज के नेम आ रहे हैं भाई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेल्स, जमैका, स्कॉटलैंड, मलेशिया एंड इंडिया हैव होस्टेड द गेम्स। इन गेम्स को कौन कौन होस्ट कर चुका है? तो भैया इंग्लैंड होस्ट कर चुका है, इंग्लैंड होस्ट कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर चुका है, न्यूजीलैंड होस्ट कर चुका है ना, वेल्स होस्ट कर चुका है, जमैका होस्ट कर चुका है, स्कॉटलैंड होस्ट कर चुका है, मलेशिया होस्ट कर चुका है एंड इंडिया भी होस्ट कर चुका है। Have hosted the games which are staged every 4 years and involve a team from 54 members of the Commonwealth Network। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 17 ओवरसीज टेरिटरीज एंड आइसलैंड स्टेट, 7 ओवरसीज टेरिटरीज हैं एंड आइसलैंड स्टेट्स हैं और 54 टोटल मेंबर्स हैं ऑफ द कॉमनवेल्थ नेटवर्क के। आई होप इतना पॉइंट आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। ठीक है, एज अ इंफॉर्मेशन है ये सारे पॉइंट, ये कंट्रीज के नेम याद नहीं रखने, बस एज अ डिस्कस हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज यार बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडियन शूटर की बात हो रही है। नाम है पृथ्वीराज टोंडिमन का, टोंडिमन, पृथ्वीराज टोंडिमन ने इटली में ISSF, ठीक है, ISSF शॉटगन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने विन किया है, ब्रॉन्ज इन्होंने मेडल विन किया है, ब्रॉन्ज मेडल। डियर बिल्कुल इसका देखिए आप बना लीजिएगा, फिगर कनेक्ट कर लीजिएगा, पृथ्वीराज टोंडिमन। ठीक है, पृथ्वीराज टोंडिमन, पृथ्वीराज टोंडिमन, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने विन किया है, ब्रॉन्ज मेडल विन किया है किसमें? ISSF शॉटगन, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप कहां हुआ है, हो रहा है डियर? इटली में। ठीक है, कहां हुआ ये? इटली में। ठीक है, सारे पॉइंट्स आई होप आपको मिल गए हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ और बात कर रहे हैं। निशानेबाजी में भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडिमन ने इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप में लोनाटो 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक विन किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं भाई, लोनाटो शूटिंग मीट में पृथ्वीराज टोंडिमन का कांस्य पदक भारत का एकमात्र पदक है, यानी ये सिंगल ये पदक इन्होंने जीता है, सिंगल पदक है। इसके अलावा ओनली ऑन मेडल है ना, ओनली ऑन सिंगल मेडल है, इसके अलावा और कोई मेडल नहीं मिला है, सिंगल मेडल है। मार्च में दोहा में भी कांस्य पदक इन्होंने जीतने के बाद यह उनका दूसरा व्यक्तिगत ISSF वर्ल्ड कप था, जिसमें इन्होंने मार्च में दोहा में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मार्च में दोहा में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था, मार्च दोहा में भी इन्होंने क्या? ब्रॉन्ज मेडल विन किया था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है डियर, क्लियर है इतनी बात? चलिए चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट बात हो रही है डियर अजीत सिंह जी की। अजीत सिंह की बात करें तो क्लेंस्ड गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है फाइनल ऑफ मेंस जेवलिन थ्रो। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है पेरिस में, है ना, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है डियर। आप देख पा रहे होंगे पैरा एथलीट किसे बोलते हैं? जो किसी ना किसी तरह से फिजिकल चैलेंज्ड होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है भाई। कौन सा मेडल विन किया है? गोल्ड मेडल विन किया है। किन्होंने? नाम क्या है इनका? नाम ध्यान रखना है आपको, अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह ने गोल्ड मेडल विन किया है। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की बात हो रही है और ये चैंपियनशिप कहां हो रही है भैया? पेरिस में हो रही है। ठीक है, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता और ये गोल्ड मेडल विन किया है भाई किसमें? तो आपको ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल इन द फाइनल मेंस जेवलिन थ्रो, मेंस जेवलिन थ्रो। ठीक है डियर, मेंस जेवलिन थ्रो। ठीक है, देखिए सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। इसी तरह से आपको पॉइंट्स कनेक्ट करके चलने। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट बोल रहे हैं। इन पैरा एथलेटिक्स अजीत सिंह हैज क्लेंस्ड गोल्ड मेडल इन द फाइनल मेंस जेवलिन थ्रो F46 इन द ऑनगोइंग चैंपियनशिप इन पेरिस। बहुत ही सिंपल, वही पॉइंट दिया गया है।
ही पुल्ड आउट अ थ्रो 65.41 मीटर, भाई ये दिया गया। ही ब्रोक द चैंपियनशिप रिकॉर्ड, इन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, विच वॉज अर्लियर हेल्ड बाय चुलियांग गो के नाम से जो है, इन्होंने चाइना विद अ थ्रो 61.89 किया था। इन्होंने इनके रिकॉर्ड को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। 61.89 था, अब ये इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलें तो यहां पर बात हो रही है अनदर कंट्री मैन, एक और अपने कंट्री के मैन है जिनका नाम है रिंकू, है ना, जिनका नाम है रिंकू। इन्होंने भी वॉन किया है, रिंकू ने वॉन किया है सिल्वर मेडल, है ना, इन्होंने सिल्वर मेडल, यानी गोल्ड पर भी भारत का कब्जा और सिल्वर पर भी भारत का कब्जा है। रिंकू ने वॉन किया है सिल्वर मेडल विद द बेस्ट थ्रो, और श्रीलंका के दिनेश के साथ इन्होंने ज्वाइंटली विन किया है। दिनेश भी इनके साथ हैं जो कि श्रीलंका से हैं, दिनेश प्रियनाथा, दिनेश प्रियनाथा हैज फिनिश्ड ज्वाइंट सेकंड विद रिंकू। भाई भारत के सुंदर सिंह गुर्जर नहीं, श्रीलंका के दिनेश प्रियंता हेराथ रिंकू के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये दोनों ही डियर सेकंड पोजीशन पर रहे, और सेकंड पोजीशन है तो सिल्वर मेडल इन्होंने विन किया है। ठीक है, एज ए इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। एक और नाम आ रहा है भाई सुंदर सिंह जी का, सुंदर सिंह गुज्जर का, सुंदर सिंह गुज्जर। सुंदर सिंह गुज्जर जी की बात करें तो बैक द फोर्थ पोजीशन विद अ थ्रो। भाई देखिए जैवलिन थ्रो में इंडिया का ही पूरा कब्जा है, फोर्थ प्लेस पर जो रहे हैं ये सुंदर सिंह गुज्जर रहे हैं, और ये भी इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो भाई अजीत सिंह का नाम ध्यान रखो, रिंकू का नाम ध्यान रखो, दिनेश प्रियनाथा के साथ जो श्रीलंका के, इनके साथ ज्वाइंटली इन्होंने सिल्वर मेडल विन किया है, और फोर्थ नंबर पर सुंदर सिंह गुज्जर रहे हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना एज अ पॉइंट, एज अ इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट बात करेंगे डियर हम स्टैटिक जीके में। आज स्टैटिक जीके में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो डियर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट, बिल्कुल स्टेट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, यानी वन बाय वन। जरूरी नहीं कि हम डेली ही स्टेट करें, लेकिन आज हम पहला स्टेट आपका लाए हैं आसाम। आसाम के बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं। तो डियर चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आसाम की बात करें तो आसाम के मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, फिर गवर्नर की बात करें तो गुलाब चंद्र कटारिया, और कैपिटल की बात करें तो दिसपुर, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टडी फैक्ट में आगे चले डियर। तो लेक्स की बात करें तो डिपोर्ट लेक है, शोन बेल लेक है, हैफलॉन्ग लेक है, और चंदौली लेक है। तो ये लेक्स हैं आपके आसाम में कुछ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो लोखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी गई है। इसके बाद में चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डियर। इसके बाद में पानी डिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सोनाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लेक्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। अब हम चलते हैं डियर नेक्स्ट इज किसकी तरफ, नेशनल पार्क्स की तरफ। नेशनल पार्क्स में बात करें तो ओरंग नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू नेशनल पार्क है, और नामेरी नेशनल पार्क है, साइकोवा नेशनल पार्क है, डीहिंग पटकाय नेशनल पार्क एक और ओपन हुआ है डियर, है ना, इसको भी बिल्कुल कनेक्ट करना है। डीहिंग पटकाय नेशनल पार्क, ये डियर आपका 2021 में यहाँ पर सेटअप हुआ है। तो ये कुछ ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है, एक और कोई है ना, डीहिंग पटकाय, और एक और है, उसका नेम अभी स्किप हो रहा है, फिर हम लोग बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलें डियर। तो आसाम से फिर इंपॉर्टेंट टेंपल की बात हो रही है। कामाख्या टेंपल बहुत ही फेमस है, आसाम से है। स्कीम की कुछ बात कर लें डियर, तो आयुष्मान आसाम स्कीम, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट है, वो भी यहीं का है। स्वनिर्भर नारी स्कीम भी आपकी यहीं से है, आसाम से, स्वनिर्भर नारी स्कीम। और आपका है औरनडोई स्कीम, सेकंड वर्जन इसका चल रहा है। तो ये आपकी कुछ 4 स्कीम्स हैं, आयुष्मान आसाम स्कीम, विद्यारथ स्कूल ऑफ व्हील प्रोजेक्ट, स्वनिर्भर नारी स्कीम, औरनोडोई स्कीम सेकंड वर्जन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज चलें डियर। लोन की बात करें तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनको मिला है 108 मिलियन का, 108 मिलियन का ये लोन है। और डियर ये टू आसाम टू हेलो द स्टेट टू इंप्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनके लिए, फ्लड फोरकास्ट के लिए इनको यहां पर 108 मिलियन का ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन सैंक्शन किया गया है। फिर आ रहा है
391 मिलियन का 391 मिलियन का लोन है बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये भी दिया गया है टू असम एंड त्रिपुरा बूस्ट हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए ये आपका निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट हम बात करें डियर, नेक्स्ट चले तो आसाम में रिसेंट न्यूज में क्यों रहा, तो नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ओपन किया गया है, इस वजह से ये न्यूज में रहा। असम सीएम नॉमिनेट किए गए चैरिडियो मैडम टू सीक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग में, ठीक है, इस वजह से न्यूज में रहा है। तपन सैकई विल रिसीव, इन्होंने किया है असम वैभव, है ना, बिल्कुल ये असम वैभव न्यूज में रहा था, बिल्कुल असम वैभव, तो तपन सैकई जी का नाम ध्यान रखना है, बिल्कुल, है ना, असम वैभव। द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है दैट द असम गवर्नमेंट के द्वारा इनको ऑनर किया गया तपन सैकई को, तो बिल्कुल इस वजह से ये न्यूज में रहा था, इस वजह से ये भी पार्ट हमें ध्यान रखना है, तपन सैकई। ठीक है, चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट चले डियर, तो नेक्स्ट इज हम चले तो नेक्स्ट आ रहा है बिल्कुल ये पॉइंट। नेक्स्ट इज रिसेंट इन न्यूज, हम बात करें गमोशा, तंदूर रेड ग्राम एंड लद्दाख एप्रिकॉट्स गेट जीआई टैग दिया गया है इन प्रोडक्ट्स के लिए असम को। थर्ड इज, सेकंड इज एंड फर्स्ट इज। फर्स्ट उनानी मेडिसिन जो है रीजनल सेंटर्स नॉर्थ ईस्ट में इनॉग्रेट किया गया है सिलचर असम में, इस वजह से भी ये न्यूज में रहा। तो आई होप बिल्कुल ये 5 हमने रिसेंटली असम 5 न्यूज की वजह से जो न्यूज में है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है ना। फर्स्ट उनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड इन सिलचर असम, क्लियर है इतनी बात। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट इज, तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन, बिल्कुल डियर स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फटाफट से आंसर करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। देवेश उत्तम, नरेंद्र मोदी, गेरार्ड लार्चर या फिर एलिजाबेथ बोर्नी, तो डियर चले राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका हो जाएगा देवेश उत्तम। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कवरेज ऑफ द अम्मा उड़ीसा नवीन उड़ीसा स्कीम इन ईच ब्लॉक ऑफ द स्टेट, भाई राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में अम्मा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना का कवरेज क्या है, ऑल विलेजेस, ऑल डिस्ट्रिक्ट, ऑल ग्राम पंचायत या ऑल टाउन्स एंड सिटीज। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, इससे पहले बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, तो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑल ग्राम पंचायत, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है, मोबाइल सेवा ऐप, डिजिटल दोस्त ऐप, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर ऐप या फिर मोबाइल दोस्त ऐप। तो चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी, है ना, मार्किंग करते जाएंगे कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं डियर। चले राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आएगा मोबाइल दोस्त ऐप। नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री रिलीज द डेटा ऑन इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, किस मंत्रालय ने भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर डेटा जारी किया है, किस मंत्रालय ने, तो भाई इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। तो डियर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से बताएंगे, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the new chairperson of the International Financial Service Centers Authority IFSCA, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, के राजारामन, इंजेती श्रीनिवास, प्रीति अघालियम या फिर के एस राजन। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर होने वाला है डियर। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर इज के राजारामन। नेक्स्ट इज, एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए शुरू किए गए भारत के अभियान की राशि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, 720 करोड़, 7200 करोड़ या फिर 7000 करोड़ या फिर 7500 करोड़। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे, चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आ जाएगा 7200 करोड़। नेक्स्ट इज, जून 2023 में उपभोक्ता खाद्य कीमतों की मुद्रास्फीति क्या थी, मुद्रास्फीति दर क्या थी, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंज्यूमर फूड प्राइसेस इन जून 2023। तो ये बात करें राइट आंसर की, 4.49%, 4.58%, 4.63%, 4.81%, राइट आंसर निकल कर आएगा क्या, उससे पहले आप लोग आंसर करिए, है ना, तो राइट आंसर है 4.49%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एप्पल सप्लायर फैक्ट्री इन इंडिया टाटा ग्रुप लुकिंग टू एक्वायर, टाटा समूह भारत के किस एप्पल आपूर्तिकर्ता फैक्ट्री का अधिग्रहण करना चाहता है, फॉक्सकॉन कॉर्पोरेशन फैक्ट्री, पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन फैक्ट्री, विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन फैक्ट्री या फिर क्वांटा कंप्यूटर इंक फैक्ट्री।
डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर इज विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन फैक्ट्री, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल फायर पावर की 2023 सैन्य ताकत सूची के अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है? रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडिया? तो डियर यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका क्या, उससे पहले आंसर करिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच इवेंट डिड सेल्वा प्रभु थिरुमरन विन द सिल्वर मेडल? सेल्वा प्रभु थिरुरमन ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स? तो फटाफट से आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट नाउ, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। तो डियर ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। अब हम चलते हैं आज के क्विज के आंसर की तरफ। कल की जो क्विज थी उसका आंसर क्या था? तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, देवघर। ठीक है, देवघर। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, यहां पर जाकर आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन था विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कहां हुआ? तो देवघर में हुआ डियर, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। चलते हैं अपने विनर की तरफ। विनर आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है चलिए ये देखते हैं। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जो फर्स्ट विनर है डियर। हम बात करें प्रिंसी वर्मा, सुरभि सिन्हा, राहुल कुमार। प्रिंसी वर्मा, सुरभि सिन्हा, राहुल कुमार, क्लैपिंग करिए इनके लिए, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर है स्पीडी गेमिंग के नाम से हैं, ये सेकंड विनर है देवघर, इन्होंने राइट आंसर किया है, कॉन्ग्रेट्स। क्लैपिंग करेंगे आप सभी, आप किसी के लिए क्लैपिंग करेंगे? आपके लिए दुनिया क्लैपिंग करेगी। चलते हैं नेक्स्ट विनर की तरफ। थर्ड विनर है आज के हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। थर्ड विनर में अंशिका, आस्था और मनप्रीत कौर। अंशिका, आस्था और मनप्रीत कौर ने बिल्कुल राइट आंसर किया डियर, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, क्लैपिंग करेंगे आप सभी। नेक्स्ट इज चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। आज के हमारे वॉलंटियर हैं रजत साहू, बिल्कुल राइट आंसर इन्होंने किया है, कॉन्ग्रेट्स डियर, कॉन्ग्रेट्स रजत, वेल डन। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। डियर न्यू व्यूअर है उनके लिए मैं बता दूं क्विज क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर आपको सेशन एंड अप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में राइट स्पेलिंग के साथ करना है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, दैट इज वॉलंटियर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ, रेडी हो जाइए और बिल्कुल राइट आंसर करने के लिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज द साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेटेड? आंध्र प्रदेश के किस शहर में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी तिरुपति, ऑप्शन डी पुट्टुपर्थी। तो डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इंतजार करिए सेशन एंड अप होने का। सेशन के एंड अप होते ही फटाफट से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है डियर, तो डियर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से महेंद्राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ठीक है डियर, तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। And press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.